వెల్కమ్ టు ఎన్9 మీడియా. నేను దిగంబర్ కామ్లే, సమతా సైనిక్ దళ్ నేషనల్ సెక్రటరీ. సుప్రీంకోర్టు 1 ఆగస్టు రోజున ఇచ్చినటువంటి ఎస్సీ సబ్ కేటగరైజేషన్ అండ్ క్రీమీ లేయర్ మీద దేశవ్యాప్తంగా ఒక రకమైన చర్చ జరుగుతూ ఉంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 2 కులాల మధ్య ఘర్షణగా వాతావరణం మారింది. దీనికి కారణం ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆయా రాష్ట్రాల గైడ్ లైన్స్లలో అది రిజర్వేషన్ మీద జరిగినటువంటి దాడి. దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ప్రజలు దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో చదవక అది రిజర్వేషన్ల మీద జరిగినటువంటి దాడి, ఇది ప్రమాదకరమని గుర్తించక ఇది సబ్ కేటగరైజేషన్ చేసింది మా కులాలకు న్యాయం చేస్తుందని ఒక భ్రమలో బ్రతుకుతూ ఈ దేశ రాజ్యాంగం మీదనే ఒక దాడి జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని సమర్థిస్తూ మనకు కనబడుతున్నారు. ఈరోజు అదే అంశం మీద నార్త్ ఇండియాలో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులు, ఢిల్లీ మాజీ సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ రాజేంద్రపాల్ గౌతమ్ గారు, వారు మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చినటువంటి 22 ప్రతిజ్ఞలను ఢిల్లీ నడిబొడ్డున లక్షల మందితో తీసుకున్నప్పుడు బ్రాహ్మణీయ శక్తులు విరోధించడం చేత నా పోరాటంలో అంబేద్కరిజంకు అవరోధం నా పదవి అయినట్లయితే ఇటువంటి పదవి నాకు వద్దు అని తన పదవికి రాజీనామా చేసి దేశవ్యాప్తంగా అంబేద్కరిజం మీద పనిచేస్తూ, అదేవిధంగా రాజ్యాంగం మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడులను గుర్తు చేస్తూ దేశమంతా తిరుగుతూ తన ప్రయత్నం తాను చేస్తున్నారు. వారే అడ్వకేట్ రాజేంద్ర పాల్ గౌతమ్ గారు. వారు గతంలో సమతా సైనిక్ దళ్ నాయకులు కూడా. वेलकम टू एन9 मीडिया सर. जय भीम. नमोदय. जय भीम. सर, मुझे ये पूछना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, मैं जजमेंट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंडेटरी सुप्रीम कोर्ट बताता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पूरे इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट ही होते थे, लेकिन ऐसा ये इश्यू है कि वो ना जजमेंट है ना कोई ये है कि वो स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ 341 को स्टेट्स ऐसे ऐसे कर सकते हैं. चलो, देश का माहौल यहां पे अलग है. हमारे साउथ के रीजन में स्पेशली तेलंगाना और आंध्र में ये 2 कास्ट के बीच एक झगड़े का वातावरण खड़ा किया है. जो माला कम्युनिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हुआ सो हल्ला है, रिजर्वेशन को ये चैलेंज कर रहा है और रिजर्वेशन को हटाने की ये बात कर रहा है, क्रीमी लेयर लाने की बात कर रहा है. ये माला कम्युनिटी ये बात से सामने आ रहे हैं. और यहाँ का जो मेजॉरिटी मादिगा कम्युनिटी है, सब कैटेगराइजेशन के लिए ही ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्शन दिया है. ये हमारे कौम के लिए अच्छा है, हमारे आबादी के बराबर हमको हिस्सा मिलेगा, इस वजह से हम समर्थन करते हैं, ऐसे ये लोग यहाँ पे प्रचार में ला रहे हैं. क्या हम ये जान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल इंटेंशन क्या है, यह स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है? देखिए दिगंबर जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे जी, जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जा चुका है. जी सर. क्योंकि संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके उन्होंने अनेकों जजमेंट किए. जी, जैसे बाबरी मस्जिद राम टेम्पल वाला जजमेंट, जी, हम बचपन से सुनते आए हैं और वकील होने के नाते हमने पढ़ा है. जी, न्यायालय कानून से चलता है और एविडेंस से चलता है. जी सर. लेकिन उस बाबरी मस्जिद राम टेम्पल वाले जजमेंट में ना एविडेंस को तरजीह दी गई है, ना कानून को तरजीह दी गई है. जी सर. बल्कि उसके विरुद्ध जाकर, भारत के संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जाकर जी, भावना को तरजीह दी है, आस्था को तरजीह दी है. जी सर. और उसी तरह अनेकों जजमेंट आए जो पिछले 5-6 जो चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके जजमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं RSS की भावना परिलक्षित होती है. जी सर. तो वो जजमेंट जुडिशियस मैं नहीं मान सकता. जी, मुझे लगता है कि वो जो RSS सोच रखता है, जी, उस सोच वाले काफी लोग अब जुडिशरी में ऊपर हावी हो गए. जी, उसी RSS की मनुवादी सोच वाले लोग ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पर हावी हो गए. जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कब्जा कर चुके हैं. जी, एकेडमिक्स के अंदर
यूनिवर्सिटीज के अंदर भी उसी मनवादी सोच का कब्जा हो गया, क्योंकि आरएसएस के द्वारा सारे सिलेक्शंस हो रहे हैं। जी सर। तो ये अगर मैं पर्टिकुलर इस जजमेंट की बात करूं जी सर। तो वो हमारे समाज के भोले लोग हैं जी और भावुक लोग हैं जो सोच रहे हैं कि इससे हमें हिस्सा मिलेगा, जी हमारा हिस्सा कोई और खा गया और हमें हिस्सा मिल जाएगा सब क्लासिफिकेशन। वो भोले लोग हैं। जी सर। सच्चाई तो ये है कि सरकारी नौकरियां भारत सरकार खत्म कर चुकी है। जी सर। एक एक करके ज्यादातर सार्वजनिक उपक्रम सर। पब्लिक अंडरटेकिंग्स को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर चुकी है, जी। सेल आउट कर चुकी है। सेकेंडली, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट फिफ्थ पे कमीशन के द्वारा ऑलरेडी खत्म करके, एबोलिश करके आउटसोर्स कर दिया, जी। और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को बढ़ावा दिया गया है। जी सर। 50% से ज्यादा जी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे दी गई हैं, ठेके पे भर्ती हो रहे हैं। जी सर। और डी ग्रुप को पूरी तरह ऑलरेडी बैन करके आउटसोर्स कर दिया। जी सर। तो रिजर्वेशन दे हैव ऑलरेडी टेकन अवे, जी सर। देयर इज नो गवर्नमेंट जॉब्स। जी सर। सेकेंडली, देर आर 1208 शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज, there's the 1208 1208 all over India. all over India. जी सर। If suppose we talk about Haryana, सर। there is 78 caste in scheduled caste. जी सर। If we talk about UP, there are 87 caste. जी सर। And you see, जो वैकेंसीज निकलता है, जी। कहीं पे एक वैकेंसी निकलता है, कहीं दो निकलता है, कहीं तीन निकलता है। जी। तो अगर सब क्लासिफिकेशन को एक मिनट के लिए मान भी लें, जी। तो जो 87 जाति है यूपी की, वो 87 को कैसे मिलेगा? हाँ, तो वो पूरे कास्ट को कैसे जस्टिफाई करेगा? 78 जाति हरियाणा में, तो 78 जाति को हिस्सा कैसे मिलेगा? जी सर। कौन सा तरीका है? दूसरी बात, क्या सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के टाइम से पहले सर्वोच्च न्यायालय के सामने सरकारों ने कोई ऐसा डाटा प्रस्तुत किया कि शेड्यूल्ड कास्ट की पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट में किस कास्ट को ए ग्रुप में कितनी नौकरियां मिली, बी में कितनी मिली, सी में कितनी मिली, डी में कितनी मिली? क्या कोई ऐसा डाटा सुप्रीम कोर्ट के सामने था? कोई डाटा नहीं है। कोई डाटा नहीं था। जी सर। और क्या इस बात का कोई डाटा है कि कोई एक कम्युनिटी ज्यादा ले गई, उसने किसी दूसरी कम्युनिटी का हक ले लिया? वो भी ऐसा नहीं तो कोई डाटा नहीं है। नहीं है। तो जब ऐसा कोई डाटा ही नहीं है, तो फिर इस नतीजे पर पहुंचने के कारण क्या है कि कुछ लोग, कुछ जातियां ज्यादा ले गई और कुछ जातियों का हक खा गई? जी। इसका मतलब डाटा नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, और उस तथ्य में सच्चाई भी नहीं है। जी। इसका मतलब ये बात जो आरएसएस की फैलाई हुई है, जी। जो आरएसएस के लोग शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर, ओबीसी के अंदर इंटरनल फ्रैक्शंस क्रिएट करने के लिए, जी। इंटरनल उनमें झगड़ा करवाने के लिए जी। आरएसएस ने, मनुवादी लोगों ने ये फैला दिया कि आपकी नौकरी तो ये खा गए। अब यहाँ पे यही माहौल हुआ कि यहाँ के मादगा ग्रुप कह रहा है कि माला ने खा लिया। इसमें गलती देखो, ये केवल आंध्रा या तेलंगाना की बीमारी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जी। देश इधर उत्तर भारत में, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उधर ये चला दिया कि ये जाटव चमार खा गए वाल्मीकि का हक। जी। उधर महाराष्ट्र में ये चला दिया कि महार खा गए। जी। तेलंगाना आंध्रा में चला दिया कि ये माला खा गए। कर्नाटका में हुलिया खा गए। उधर राजस्थान में मेघवाल खा गए। जी। बिहार में पासवान खा गए। पासवान खा गए। गुजरात के अंदर वनकर खा गए। तो खाया किसी ने नहीं है, खाया तो ब्राह्मणवादियों ने है। इन तमाम अनुसूचित जातियों का हक जी। ये ब्राह्मणों ने जी खाया है। क्योंकि कोई भी सर्वे करा लीजिए, अगर ए ग्रुप में पाएंगे तो सबसे ज्यादा नौकरियों में ए ग्रुप में ब्राह्मण मिलेगा। जी सर। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में जो जजेज हैं, जी, उसमें भी कम से कम 50% ब्राह्मण मिलेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 98% नहीं, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। अगर उसमें बनिया यानी वैश्य और कायस्थ को जोड़ दें तो नहीं, तो फिर 95% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस में स्वर्ण जाति के लोग का कब्जा है। जी।
SC ST OBC को तो उनका हक मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं है। और ऊपर से उनमें झगड़ा करा दिया, या यादव खा गए, या पासवान खा गए, या जाटो चमार खा गए, या माला खा गए, या पराया खा गए, होलिया खा गए। अरे कहाँ खा गए? नौकरी मिल कहाँ रही है? कौन सा सर्वे है, कौन सा डाटा है? क्यों आपस में लड़ाई करवा रहे हो? जी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल होगी लड़ाई कराने में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी RSS की लॉबी पहुंच गई है। तो यहाँ पे एक बात देखने को मिलती है कि ये जजमेंट से ये वार शुरू हुआ ऐसे नहीं है। यहाँ से 30 बरस पहले आंध्र प्रदेश में नहीं, मंदकृष्णा, जजमेंट अब आया, तो लेकिन ठीक- RSS ने समाज में तो ये सालों से फैला दिया कि तुम्हारा हक ये खा गए, माला खा गया, RSS जाटो चमार खा गया। RSS द्वारा ही स्थापित हुई ये थ्योरी। यस, एब्सोल्युटली। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो मंदकृष्णा मादिगा लीडर है, ये RSS के फिलॉसफी को उनके कम्युनिटी की ओर ले जा रहा है। जाने अनजाने हमारे, जैसे यहाँ मदिगा कम्युनिटी का लीडर हुआ, या जैसे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में वाल्मीकि समाज के लीडर्स हुए, जी या ऐसे महाराष्ट्र के अंदर जो चमार मातंग कम्युनिटी के लीडर्स हुए, जी, उनमें उनके दिमाग पे कंट्रोल किसी और ने कर लिया। उनमें ये भ्रम फैला दिया कि तुम्हारा हक तो ये खा गए। तो मैं- सच्चाई है, ऐसा कोई डाटा नहीं है। मैं आपको 1 मिनट रोकता हूं। शायद वो लीडर्स उनके ट्रैप में आए होंगे। हमारे पास देखेंगे तो जो मादिगा कम्युनिटी का लीडर है, उसके पास बड़ा एजुकेशन नहीं है, वो 4th क्लास कुछ पढ़ाई किया। तो उसने जो बाबा साहब के ऊपर काउंटर थ्योरी निर्माण की, बाबा साहब केवल ये महारों के ही नेता है, माला कम्युनिटी के ही नेता है, हमारे लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, हमारे नेता जगजीवन राम है, ये उनकी अज्ञानता है। ये सुनिए, हमारे लिए जगजीवन राम ने ही सब कुछ किया है। आज जो रिजर्वेशन कंटिन्यू हो रहे हैं वो जगजीवन राम जी की देन है। दिगंबर जी, लेट मी टेल यू वन थिंग। जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन संघर्ष करके रिजर्वेशन दिया, जी, जल्दी ही वो ही पास अवे। जी। तो ये कर लेना कि ये हमारा लीडर, ये हमारे लीडर, यही हम आपस में झगड़ा कराने की साजिश है। हाँ, तो झगड़ा कराने की नहीं, मैं यहाँ पे उनके लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है मादिगा कम्युनिटी की, उनके लिए मैंने एक अनाउंस भी किया था। आपके लीडर को पढ़ाई नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, वो उनके ट्रैप में जा रहा है। एक चीज दिगंबर जी, एक चीज मैं बता दूं, ये केवल यहाँ नहीं हो रहा है जी, ये केवल तेलंगाना आंध्र में नहीं हो रहा है जी। जिन जिन कम्युनिटीज में शेड्यूल्ड कास्ट की या शेड्यूल्ड ट्राइब की या ओबीसी की, जिन कम्युनिटीज के अंदर पढ़ाई लिखाई कम है और उसका नेतृत्व तो कम पढ़े लिखे लोगों में है, जी, अज्ञानतावश जी, उन लीडर्स के दिमाग में जो RSS ने फीड कर दिया, जी। वो गलत को ही सही मान बैठे हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे यही बता रहा हूं कि लीडर गलत है, उसको पढ़ाई नहीं है। इंटेलेक्चुअल क्लास जैसे RS प्रवीण कुमार जी है, हाँ। हमारे पास विशारदन महाराज है, प्रोफेसर कदरी कृष्णा है, प्रोफेसर गाली विनोद कुमार है। इन लोगों से मैंने अपील की थी कि ठीक है भाई, आपके लीडर को कोई नॉलेज नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो बाबा साहब के खिलाफ या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये वातावरण जब खड़ा कर रहा है तो आपको रोक लाना चाहिए। बाबा साहब के हर मूवमेंट को रोकने के लिए जगजीवन राव का इस्तेमाल किया गया। उनके मिसेस ने जो किताब लिखी है, उस किताब में क्लियरली बताया है कि जगजीवन राम शेड्यूल डिप्रेस्ड क्लास लीग कोई कॉन्फ्रेंस में क्लियरली ये बताया था कि कोई रिलीजियन कन्वर्सन से हमारा भला नहीं होगा, राम नाम जप करने से ही यहाँ के अस्पृश्यों का भला होगा। जगजीवन राव जी के बीवी ने उसके किताब में क्लियरली बताया है और मीटिंग हुआ सो एविडेंस है। एक सेकेंड जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा के बिना बाबू जगजीवन राम कुछ कर नहीं सकते थे। जी, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर रिजर्वेशन ना देते तो डॉक्टर बाबा तो कांसीराम यहाँ पे उनका त्याग क्या है वो हम हमारे स्टडीज से हमने ऑलरेडी फ्रंट में लाया है। लेकिन यहाँ पे जो प्रचार हो रहा है, वो प्रचार का मूल कारण ये है कि बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंट्री नहीं हुई थी, जगजीवन राव के वजह से ही एंट्री मिली, जो इतिहास में कहीं नहीं है। जोगेंद्रनाथ मंडल जी के त्याग से मिला है। 295A आर्टिकल में कोई प्रोविजन आया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हर 10 साल के लिए वो आगे बढ़ेगा, उसमें बाबी जगजीवन राव का कोई रोल नहीं है। सरदार नागप्पा जी का है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कर्नूल से रहे। ऐसे वो गलत इतिहास को उनके समाज के ओर ले जाते हुए बाबा साहब आपका नेता नहीं है, ये एक नेता है,
जो आरएसएस की फिलॉसफी है। अब जगजीवन राम जी ने बाद में बाबा साहब के बाद उनमें कोई परिवर्तन आया होगा तो होगा, लेकिन एक्चुअली हम देखेंगे बाबा साहब के कन्वर्सन के टाइम पे, मेरे पास एक किताब है शंकरानंद शास्त्री जी का, जो बाबा साहब के साथ थे। पूना पैक्ट में बाबू जगजीवन राम और एमसी राजा ये गांधी के सामने खड़े रहे, गांधी के बाजू में खड़े रहे, और उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दिया कि हमको सेपरेट इलेक्ट्रोल के बजाय गांधी के प्राण ही मुख्य है, हम गांधी के ओर है, उन्होंने साइन की। उसका एविडेंस है। एक्चुअली आप इसे इस दृष्टि से देखिए कि बाबू जगजीवन राम जी ने जब बनारस में संपूर्णानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया जी, और उस मूर्ति को बाद में उन्होंने गंगा जल और गौमूत्र छिड़क के पवित्र किया, तो बाबू जगजीवन राम जी को लगा होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई सच्ची थी। हाँ, शायद उनमें परिवर्तन, और उनमें परिवर्तन निश्चित तौर पर आया होगा। अब साजिश आपको बताता हूं कि आप जिस मीटिंग को अभी अटेंड किए हैं, ये मीटिंग कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के वो डायरेक्शन को ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये साबित करने के लिए एक मीटिंग ली गई है, जो माला सिंह गर्जना है। उसी ग्राउंड में इस देश का प्राइम मिनिस्टर मादिगा कम्युनिटी के एक मीटिंग को, उस मीटिंग को अटेंड होता है। अटेंड होने के बाद यहाँ का जो मादिगा कम्युनिटी का लीडर है मंदकृष्ण मादिगा, उसने ये सवाल खड़े किए उसके स्पीच में कि मोदी ही मानवतावादी है, मोदी के वजह से ही यहाँ के पीड़ित लोगों को उनके समान हक मिल सकते हैं। मोदी ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक ट्राइबल वुमेन को प्रेसिडेंट बनाया। मोदी ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक शेड्यूल कास्ट को प्रेसिडेंट बनाया। मोदी से ही सब कुछ हो सकता है। हमारी कौम मादिगा कम्युनिटी मोदी को जिताने के लिए हम काम करेंगे और बीजेपी को हमारे स्टेट में सरकार बनाने में हम काम करेंगे। यह स्टेटमेंट मादिगा कम्युनिटी के लीडर का रहा। इस स्टेटमेंट को किसी मादिगा इंटेलेक्चुअल ने विरोध नहीं किया, अपोज नहीं किया, ब्लाइंडली वो फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे इतना वार कर रहा है, फिर भी वो लोग इंटेलेक्चुअल क्लास खामोश है। उनके खामोशी का नतीजा ये हुआ कि ये जो अनपढ़ आदमी है, जो आरएसएस के थ्योरी को लेके जा रहा है, वो सच साबित होते जा रही है इनकी खामोशी की वजह से। इसलिए हम जैसे लोगों को आवाज उठाना पड़ा कि नहीं, ये सही नहीं है, ये जजमेंट जो है ये दो कौम को भी डिस्ट्रॉय करेगा, ये रिजर्वेशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्या मोदी में मानवतावाद दिखता है? देखिए, मोदी जी के टाइम पर सबसे ज्यादा मानवता के खिलाफ काम हुए। वो मानवतावादी नहीं है, वो दानवतावादी है। जो समता में भरोसा नहीं करता, अन्याय में भरोसा करता है। जैसे गुजरात के अंदर जो दंगे हुए, गुजरात राइट्स, तो वो उसके पीछे कौन है? मोदी है। ठीक है। और इसके साथ साथ दो पूंजीपतियों को हाथ में पूरे देश की सत्ता सौंपता जा रहा है, पूरा देश का धन सौंपता जा रहा है जी। जहां जहां मोदी जी जिस देश में जाके वो गए हैं जी, उसके तुरंत बाद अडानी को वहां पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले जी। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर अडानी के लिए काम कर रहे हैं? इस पे भी एक सर्वे होना चाहिए जी, क्योंकि डाटा सामने रिवील कर रहा है। डाटा तो सामने आ चुका है कि जहां जहां जिस देश में यात्रा करने मोदी जी गए जी, उसी देश से अडानी को बड़े बड़े ठेके मिल गए जी। तो क्या वो ठेका दिलाने जाते थे? जी, ये सवाल लोग कर रहे हैं जी। इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। दूसरी बात, देश के बहुत सारे पब्लिक अंडरटेकिंग तो मोदी जी के टाइम पे ही खत्म हो गई, बंद हो गई जी। तो वहां हमारी नौकरियों के अवसर खत्म हो गए। ठीक है जी। तो और जितने जजमेंट बीच में इस तरह के आए, या जैसे पीएम केयर फंड जी, पीएम केयर फंड एक एनजीओ का एक प्राइवेट वो है संस्थान जी। आज वो उसका ऑडिट भी नहीं कर रहे, समाज के सामने, देश के सामने रख भी नहीं रहे। नहीं, आप आरटीआई भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो सरकारी नहीं है जी। उनको लेना था तो पीएम रिलीफ फंड में लेते पैसा जी। पीएम केयर फंड जो एक एनजीओ का बनाया हुआ है, जिसका देश की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने खुद आरटीआई में कह दिया इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है, तो फिर लोगों की तनख्वाह से पैसे क्यों काटे? इस पे जांच होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना कितना पैसा किसने दिया और पैसा डोनेशन देने वालों को कितने ठेके मिले जी, इसकी भी तो जांच हो जानी चाहिए। क्यों नहीं की? यही तो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे। क्यों नहीं हुई जांच जी? क्योंकि ये चीफ जस्टिस भी मनोवादी उन्हीं के लिए काम कर रहे थे जी।
इसलिए मैं कहता हूं काले अक्षरों में इनका नाम लिखा गया। यही वो ज्ञानवापी में सर्वे का ऑर्डर कर गए। जी। जब एक कानून बन गया कि 15 अगस्त 1947 से जो पहले के जो भी स्ट्रक्चर जहां है किसी भी धर्म का, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। जी। और फिर ये हो गया कि 91 का एक एक्ट बना। जी। उस एक्ट को पूरी तरह धराशायी करके संविधान के खिलाफ जाके उन्होंने ज्ञानवापी में सर्वे का ऑर्डर कर दिया। और अब सारी कोर्ट बड़ी लालायते जल्दी जल्दी ऑर्डर किया जा रहे, झगड़े हो रहे, दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। जी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी। डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। उनका नाम काले अक्षरों में लिखा जा चुका है। लोग उन्हें इतिहास में बुरे रूप में जानेंगे। जी। और ये आरएसएस जो कर रही है ना, उसकी सोच के जो जज कर रहे हैं, ये देश को तबाही के रास्ते पे ले जा रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये बताना था कि ये आज जो मीटिंग होने वाली है वो कास्ट मीटिंग नहीं है। एक्चुअली बीजेपी का षड्यंत्र ये है कि यहाँ के मादिगा कम्युनिटी के लीडर को साथ ले और यहाँ पे मादिगा कम्युनिटी का जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी को तब्दील करे, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ाए और यहाँ पे एनडीए सरकार बनाने के लिए ये कृष्णा मादिगा को, जिसका नाम मंदा एलिया है, उसका यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां के जो इंटेलेक्चुअल है वो तो कोई बात नहीं रख रहे हैं, उसके खिलाफ कोई बात नहीं बोल रहे, क्योंकि वहां पे उनको ये लग रहा है कि ये सब कैटेगराइजेशन हमारे लिए जस्टिस करेगा। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा उनको। सब क्लासिफिकेशन से किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति को कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, चूंकि नौकरियां तो खत्म कर चुके हैं। इससे केवल आपस में नफरत बढ़ेगी, झगड़ा बढ़ेगा। जी। और मैं चाहूंगा कि तमाम अनुसूचित जाति की जो जातियां पीछे रह गई, एजुकेशन में पीछे रह गई, उन्होंने पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं किया, लेकिन अलग अलग शेड्यूल कास्ट की जाति जो अम्बेडकराइट हुई, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो किया, वो उन्होंने एजुकेशन को भी पकड़ा जी, और वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। तो आगे जिसको बढ़ना उसको पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे ये सोचने की बात है कि इंटेलेक्चुअल क्लास को मैं इसलिए ये मैं कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल क्लास चाहे वो यहाँ मदिगा कम्युनिटी की हो, चाहे वाल्मीकि समाज की हो, चाहे अन्य जातियों की हो, उन इंटेलेक्चुअल क्लास को आके सामने दे हैव टू कम फॉरवर्ड और उनको बताना चाहिए कि बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा, ये सब क्लासिफिकेशन से कुछ होने वाला नहीं है, हमारा सत्यानाश हो रहा है, हमें आपस में झगड़े करवाने की साजिश है, जजमेंट। ये इंटेलेक्चुअल क्लास को आके सामने बोलना चाहिए। वो नहीं बोलने के कारण क्या हुआ, ये कृष्णा मादिगा के भड़काव में कम्युनिटी चले गई और यहाँ पे रिसेंटली हुए सो इलेक्शन में बीजेपी का वोट परसेंटेज केवल मादिगा कम्युनिटी की ओर से बढ़ गया। केवल मादिगा कम्युनिटी, हो सकता है ना उनके नेता को कुछ लालच दिया और सरकार बनेगी तो आपको नहीं। इंटेलेक्चुअल का यह फर्ज था कि जब कांग्रेस की सत्ता थी, यूपीएससी चेयरमैन हमारे सुखदेव थोराट जी थे, राजीव गांधी फेलोशिप मिलती थी, जो हमारा बच्चा स्कॉलर है, यूनिवर्सिटी में है, घर में बेचारे उसके पेरेंट बहुत गरीब हो गए, उसको फेलोशिप मिलती थी, किसी को 30,000 50,000 फेलोशिप काट दी, ओवरसीज स्कॉलरशिप मिलती थी, बीजेपी ने वो काट दी। जितना भी शेड्यूल कास्ट का बजट है वो बजट यूटिलाइज नहीं करते हैं। इस प्लान का बजट और ट्राइबल सब प्लान का बजट ये मोदी जी की सरकार ने ज्यादातर काट दिया जी। तो वो जो मदिगा जी उस सभा में कह रहे थे कि मोदी मानवतावाद दिया है, उन्होंने शायद अध्ययन नहीं किया कि हमारा जो बजट था, हमारी जो स्कॉलरशिप थी, जिससे हम पैसे जिस स्कॉलरशिप से पढ़ लिया करते थे जी, और अफसर बन जाते थे, वो सारी उन्होंने काट दी, नौकरियां सारी उन्होंने काट दी, और फिर भी अगर उसको मानवतावादी कहते इसका मतलब इनको समझ नहीं है। नहीं, अभी आप देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले बाबा साहब अंबेडकर जी जब 1942 में लेबर मिनिस्टर थे, जबकि वाइसराय थे लिंगलिट गो को एक रहस्य रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिप्रेजेंटेशन। वो लिखते हैं कि पूना पैक्ट में सरकारी आरक्षण के बजाय पब्लिक सेक्टर में नौकरियां और इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए कोई स्कीम्स अवेलेबल करा दे जाए। वो एक पैराग्राफ है पूना पैक्ट का। जैसे बाबा साहब पत्र लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लिंगलिट लोग वो मान लेता है और पहले दफा 1943 में इस देश में पब्लिक सेक्टर में 12% रिजर्वेशन आता है और उसी वक्त लिंगलिट गो के सिग्नेचर्स के कारण, बाबा साहब के रिप्रेजेंटेशन के कारण जब आपको स्कॉलरशिप मिली, ओवरसीज स्कॉलरशिप मिली, उस वक्त से 1943 से इंप्लीमेंट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है, और मोदी सरकार आने के बाद ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्कॉलरशिप बंद, दलितों के पूरे स्कीम्स बंद, दलितों पे हल्ला बढ़ रहा है, शेड्यूल कास्ट के नौकरियां खत्म कर दी। फिर भी ये बंदा बोल रहा है कि मोदी में मानवतावाद दिख रहा है।
अब मेरा कहना यह है कि उसको पढ़ाई नहीं है, वो अनपढ़ आदमी है, वो बोलेगा तो उस कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल क्लास जो खामोश रहने के कारण यहां पे एनडीए सरकार बनाने के लिए उसकी ताकत इसके ऊपर लगा रही है, उसे हमें रोकना है। हमारा विरोध मादिगा कम्युनिटी से नहीं है, हमारा विरोध बाबू जगजीवन राव से नहीं है। हमारा विरोध यह है कि बीजेपी ने सारे देश के संविधान को ही खत्म किया और यह बीजेपी को लाने की बात कर रहा है। उस बीजेपी को लाने का जो षड्यंत्र आरएसएस ने यहां पे रचा है और उस षड्यंत्र का शिकार जो यहां का मादिगा कम्युनिटी उनका नेता हुआ है, अब उनका इंटेलेक्चुअल क्लास उनको एडुकेट नहीं करेगा तो हमको डेफिनेटली अलर्ट होना पड़ेगा। उस वजह से ये मीटिंग रखी गई है। तो यहां पे हमको ये सोचना है सर कि सुप्रीम कोर्ट के ये सारे गाइडलाइंस में जो मोदी ने यहां पे भाषण दिया था उसका स्क्रिप्ट एज इट इज हमको जजमेंट में मिलता है। तो यहां पे बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल क्लास भी ये सोच रहे हैं कि 7 जजों में गवई जी भी एक शेड्यूल कास्ट के जज हैं, क्या उनको पता नहीं है? तो गवई जी का जो क्रिमिलेयर का जो वहां पे डॉक्यूमेंट है या जजमेंट है या गाइडलाइंस है उसको देखेंगे तो ये क्रिमिलेयर कितना घातक हो सकता है हमारे कम्युनिटी के लिए। क्रिमिलेयर इज अ डायरेक्शन ओनली, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो दैट। तो पहले तो उस पर अभी चर्चा बिल्कुल बंद कर दीजिए, कहीं भी मत करिए, किसी सभा में मत करिए, क्योंकि क्रिमिलेयर लागू नहीं है। वो जजमेंट में क्रिमिलेयर लागू करने का कोई बंदिश नहीं डालेगी ये सरकार पे, इसलिए वो तो एक रेफरेंस में दे दिया, वो लागू नहीं होगा, इसलिए उस पर जाना बेकार है। मेन चीज है जो 5 जज बेंच ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये सब क्लासिफिकेशन इलीगल है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट आर्टिकल 15(4), 16(4) है, ये हेट्रोजेनियस नहीं है बल्कि होमोजीनियस सोसाइटी है जी, ठीक है। और जो सरकार ने, पंजाब हरियाणा की सरकार ने या आंध्रा की सरकार ने जो सब क्लासिफिकेशन किया है वो कानून के खिलाफ है जी। तो एक तरफ 5 जज बेंच की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जस्टिस वो जो ईवी चेन्नैया जजमेंट में बोलती है, और फिर इस जजमेंट में टोटल उलट हो जाता है। तो ये क्या खेल है? इसका मतलब ये कि जो आपने कहा कि यहाँ जो भाषण मोदी जी का था, यानी वो आरएसएस की भावना है और वो भावना इस जजमेंट में परिलक्षित होती है, वही तो मैंने दोहराया कि वो जजमेंट जुडिशियस नहीं लगता, ऐसा लगता है वो आरएसएस की भावना को व्यक्त करने वाला जजमेंट है जी। इसलिए तो मैंने कहा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने अपना नाम काले अक्षरों में इसलिए लिखवा दिया, उनकी अनेकों जजमेंट ऐसी आ गई हैं जिसने देश में एक नफरत का सा माहौल बनाने का काम कर दिया है जी। वो हार्मोनी बनाने वाला नहीं है, पीस पैदा करने वाला नहीं है जी। ये धर्म के नाम पे अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो दंगे ही होंगे। पूरे देश में आप कहीं भी खुदाई करवा लो, अगर बौद्ध लोग ये कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दें कि सारे पुराने जो मंदिर हैं अब से 300 साल से पहले के या 500 साल से पहले के, उनकी सबकी जांच की जाए, सर्वे की जाए, पता लगेगा सारे वहां तो सब जगह बौद्ध थे, हर जगह तो खुदाई में बुद्ध निकल रहे हैं। अयोध्या के अंदर भी साकेत नगरी थी, वहां खुदाई में सारे अवशेष बुद्ध के निकले। मथुरा में तो बाकायदा म्यूजियम बना हुआ है, सारे जो अवशेष मथुरा में निकले हुए हैं सारे बुद्ध के हैं। तो पूरे देश में, भारत तो छोड़ो, लेके म्यांमार से और टर्की तक, मिस्र तक, ईरान, इराक तक, अफगानिस्तान, हर जगह तो अवशेष बुद्ध के निकल रहे हैं। तो क्या फिर अब हमें चाहिए कि अब सारे मंदिरों को चूंकि बुद्ध के अवशेष निकले तो वो हमें वापस दो जी? तो फिर तो झगड़ा ही होगा जी। ये जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं या जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनको सोचना नहीं चाहिए ऐसे कोई जजमेंट देने से पहले जी? क्या दंगा कराने वाली बात क्यों कर रहे हो? जब एक तय हो गया 15 अगस्त 1947 से पहले की जो स्थिति उसको नहीं छेड़ेंगे जी, फिर क्यों आप खामेखा ऐसे ऑर्डर दे रहे हो भाई जी? क्यों ये सारी की सारी कोर्ट ला लेते हैं, बहुत जल्दी ये ऑर्डर कर देते, सर्वे को, तुरंत सर्वे चालू हो जाता है और फिर वहां दंगे हो जाते हैं। भैया दंगे कराने के लिए हो तुम या दंगे खत्म करने के लिए हो जी? न्याय देने के लिए हो या आप अन्याय पैदा करने के लिए हो जी? ये तो जुडिशियल ऑफिसर्स को समझना चाहिए जी, वरना तो मैं बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं है जब देश के लोगों का न्यायालयों से भरोसा उठ जाएगा, जो देश के लिए घातक होगा जी। अब सब लास्ट सवाल सर, जब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्शन दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, 341 स्टेट को अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो तब हमारे तेलंगाना राज्य में असेंबली हो रही थी। हमारे तेलंगाना राज्य के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ने
विद इन द सेकंड फ्रैक्शन वो स्क्रोलिंग देख लिए न्यूज में, और उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले कोई सब कैटेगराइजेशन करेगा तो मैं होगा। जैसे कि राहुल गांधी, कांग्रेस के चीफ राहुल गांधी जी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं देश भर में, और सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूवमेंट चलाते हैं, एक निनाद देते हैं। राहुल गांधी जी सेव कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ये गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल 341 के खिलाफ है। 341 का अमेंडमेंट नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट स्टेट को डायरेक्ट 341 में ऑर्डर दे रहा है कि आप ऐसे कर सकते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और हमारा चीफ मिनिस्टर ये बता रहा है कि हम इमीडिएटली देश में सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर को ये जो राजनीति में वोट की राजनीति की वजह से लोग बिना पढ़े, बिना जाने, बिना उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को देखे जल्दबाजी में अपना एक स्टेटमेंट दे देते ही गलत है जी। क्योंकि राहुल गांधी देश में, पूरे देश में जाके सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जाति गणना की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक जी। इसके खिलाफ तो कोई है ही नहीं जी। तो चीफ मिनिस्टर साहब को भी एकदम से तुरंत बोलने से पहले जजमेंट का अध्ययन करना चाहिए था, समाज की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए था, सर्वे कलेक्ट करा के डाटा कलेक्ट करना चाहिए था, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था जी। और मुझे लगता है कि देश की सरकारें जल्द ही इस बात को जान जाएंगी कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट वो जुडिशियस नहीं है और देश के लिए हितकारी नहीं है। अगर अलग अलग वर्गों में आपस में नफरत बढ़ेगी, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? दूसरी बात, जब आप नौकरी देने में सक्षम नहीं है, नौकरी आप खत्म करते जा रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं जी, तो फिर ये आरएसएस की चाल में क्यों फंस रहे हैं आप? जी। आरएसएस की चाल है तो आपस में फ्रैक्शन करा दो, फिर तो वो ग्रुप जो बीजेपी के साथ चला जाएगा तो नुकसान तो तुम्हें, तुम्हारी राजनीति खत्म होगी जी। क्योंकि ये बटेगा दलित। अगर पूरा दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो मानवतावादी है जी। नेचुरल रूप से, और जो मानवतावादी होने के नाते बीजेपी को पसंद नहीं करता है, जी। तो अल्टीमेटली उस समाज में अगर बंटवारा होगा, जी। नुकसान किसको होगा? देश को नुकसान होने वाला है। जी। तो सरकारों को कुछ भी बोलने से पहले, नेताओं को कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस की स्टडी करनी चाहिए और संविधान का स्टडी करना चाहिए। संविधान डायरेक्शन क्या दे रहा है? जी। जरूर कोई कोर्ट जो है वो कोई खुदा नहीं है, जी। कोर्ट को भी संविधान से चलना है। देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, जी। एवरीबडी इज इक्वल अमंग इक्वल्स, नोबडी इज अबाउट द लॉ। जी। कानून से ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट है, ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है, ऑल आर पब्लिक सर्वेंट्स। जी। तो उनको देखना पड़ेगा कि देश तरक्की कैसे करे। एक तरफ तो कह रहे हैं पूरे दुनिया में जाके भारत ने दुनिया को बुद्ध दिए, युद्ध नहीं बुद्ध दिए, जी। और शांति से प्रगति आती है, और तुम यहाँ अशांति पैदा करवा रहे हो। जी। यहाँ बुद्ध की बात छोड़ के हम युद्ध करवा रहे हो। जी। ये कैसी सोच है भाई? बाहर जाके बुद्ध की बात करते हैं और देश में आके आपस में युद्ध की बात करते हैं। जी। ये जो दंगे हो रहे हैं कौन करवा रहा है? जी। कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे। जी। लास्ट सवाल सर, ये दो भी कम्युनिटी को, जो माला मादिगा और नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट विभाग में जो झगड़ा का माहौल है, यहाँ के साउथ के ये दो कम्युनिटी को आप दो ही वाक्य में क्या सजेशन देना चाहते हो? मैं एक ही बात करूंगा, तमाम पूरे देश के लिए कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और यहाँ के माला मादिगा के साथ साथ जो अन्य अनुसूचित जाति उनको भी कहना चाहता हूं कि सब क्लासिफिकेशन संविधान विरोधी तो है ही जी, ये समाज विरोधी भी है, समाज विरोधी भी है, क्योंकि सरकारी नौकरियां है नहीं, फिर झगड़ा किस लिए? जी। और दूसरी बात, उन जातियों में भी क्या हर जाति को मिल जाएगा? जी, नहीं मिलेगा। क्या इतनी नौकरियां हैं कि हर जाति को नौकरी मिल जाए? दूसरी बात, जब रिटर्न एग्जाम होता है एक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन वही अप्लाई करेगा, जी। जिसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है वो तो वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकता, जी। और अप्लाई करने के बाद भी रिटर्न एग्जाम देगा। जी। एग्जाम जो पास करेगा फिर उसमें मेरिट बनेगी, मेरिट में जिसका नंबर आएगा वो ले जाएगा। जी। तो अगर दो कैटेगरी बना भी दी और दो में मान लो 20 जाति एक में डाल दी, 25 जाति एक में डाल दी, और वैकेंसी है दो, एक कैटेगरी को, एक बी कैटेगरी को चली गई, तो ए कैटेगरी में भी एक जाति को मिल जाएगी, या एक जाति दोनों की दोनों ले जाएगी, जी। और बी में भी एक नौकरी मिलेगी, वो भी एक जाति को मिलेगी, जी। बाकी जाति तो फिर भी रह गई। तो भैया फिर झगड़ा किस बात का? तुम्हें अकल कब आएगी? क्यों झगड़ रहे हो आपस में? आपस में झगड़ो मत, बल्कि सरकारों पे इस बात के लिए दबाव बनाओ कि आप जो आपने प्राइवेटाइज किया है उसको वापस सार्वजनिक उपक्रम में लाओ। जी। जो जैसे इंदिरा जी के टाइम पे बैंकों का और इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जी।
उसी तरह जो जो आपने भेज दिया उसको वापस राष्ट्रीयकरण करो, जी ताकि नौकरियों के अवसर ज्यादा बने। जी फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट जो आपने पूरा आउटसोर्स करके उसे खत्म करके वापस सरकार के दिन लाओ, जी ताकि लाखों नौकरियों का अवसर मिले। इस बात के लिए दबाव बनाओ, ना कि सब क्लासिफिकेशन के नाम पे खुश होके आपस में झगड़ा करो। इसकी जरूरत नहीं है, इससे आपको कुछ नहीं मिलना, सिवाय आपके नुकसान के कुछ नहीं होना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक जय यू। भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर।